फ्रेंड्स, ये स्टोरी का अंतिम भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां जाकर के सुन सकते हैं। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। उसकी मासूमियत देखकर रुद्राज मुस्कुरा उठा। हाँ बच्चा, मुझे तुमसे वाकई बहुत मोहब्बत हो गई है। रुद्राज ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। मेरे बारे में इतना सुनने के बाद, मेरे बारे में इतना जानने के बाद भी उसे यकीन नहीं आ रहा था। ये मोहब्बत ना अजीब होती है। जब होनी होती है ना तो एक पल में ही हो जाती है। जैसे तुम्हें पहली नज़र में देखते ही मुझे मोहब्बत हो गई थी। तुम्हारे चेहरे से लगता है कि तुम बुरी नहीं हो, बल्कि तुम तो बहुत मासूम और साफ दिल के साथ साथ भोली भी हो। रुद्राज ने उससे अपनी मोहब्बत के इजहार के साथ साथ उसके दिल का डर भी दूर कर दिया था। वहीं उसकी बात सुनकर रोशनी का मुरझाया हुआ चेहरा खिलसा गया था। माँ के बाद किसी ने उसको इतनी मोहब्बत और इज्जत दी थी। रोशनी के चेहरे पर अब एक मुस्कुराहट सी बिखरी हुई थी। तभी वो बोली, मैं डैड से नफरत करने लगी, मगर फिर भी नफरत कर नहीं सकी। मैं आज भी उनकी एक मोहब्बत भरी नज़र की प्यासी हूँ। मेरा दिल चाहता है वो मुझे अपने सीने से लगा ले, एक पिता की तरह। उसने खोए खोए से लहजे में अपनी फीलिंग्स रुद्राज से शेयर की। मैं आज तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूँगा। ये रुद्राज सिंह राठौर का वादा है। उसने रोशनी का हाथ मोहब्बत से दबाते हुए कहा, आप मेरे लिए किसी देवता से कम नहीं हैं जो मेरी जिंदगी में आए हैं, वरना मैं जाने कहाँ होती। मेरे मॉम डैड का क्या हाल हो रहा होगा। उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई होगी। मेरी इस गलती की वजह से वो लोगों का सामना कैसे करेंगे। मैं क्यों भाग आई वहां से, क्यों? इतना बोलकर वो फिर से रोना स्टार्ट कर चुकी थी। रोशनी रोती रही, वहीं रुद्राज चुपचाप बैठा रहा। आखिर रोते रोते वो चुप हो गई। क्या आप नाराज हो गए? अच्छा, प्रॉमिस करती हूँ अब जरा कम रोऊंगी। रोशनी को उसकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने खुद ही अपनी बात बोलकर खुद ही जवाब दे दिया। रुद्राज को हंसी आ गई उसके बचपने पर। तभी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए उससे कहा, क्या रोना जरूरी है? रोशनी, जी, कभी कभी रोना अच्छा रहता है ना। उसने हौले से मुस्कुराकर कहा तो रुद्राज उसकी तरफ देखता ही रह गया। एक शानदार ऑफिस में बैठे जस्टिस दीपक प्रताप चौहान ने परेशानी से अपने बालों में उंगलियां फेरी, माथे को जोर से दबाया। उनके सर पर जैसे टीसे से उठ रही थी। अभी 2 दिन पहले ही वो जस्टिस के ओहदे पर पहुंचे थे, मगर उनको जरा भी खुशी ना थी। 4 दिन पहले जब रोशनी गायब हुई थी तो उन्होंने सबको यही सब बताया था कि वो कॉलेज ट्रिप पर मुल्क से बाहर गई हुई है, मगर खुद वो बहुत परेशान थे। उधर बेटी के चले जाने के दुख ने सानवी के सारे जख्म फिर से हरे हो गए थे। उन्होंने जब तक अपने पर बीती तो दीपक से उफ ना किया, मगर जब बात बेटी की आई और उससे बेटी दूर हुई तो उसने दीपक का गिरेबान पकड़कर उसको आईना दिखा दिया था। इतने सालों से उसके अंदर जो लावा पकड़ा था वो आखिर फूट पड़ा था। वहीं दीपक ने अपनी गलतियां गिननी शुरू करी कि वो कहाँ कहाँ और कब कब गलतियों पर गलतियां कर चुके थे। सानवी की तो बस इतनी गलती थी कि धोखे से उनकी मोहब्बत हासिल की थी, मगर उसकी जो सजा उन्होंने उसे दी थी वो बहुत सख्त थी। उन्होंने सानवी पर जुल्म की इंतहा कर दी थी, यहाँ तक कि उसे जलाने तड़पाने के चक्कर में उन्होंने अपने बच्चे यंश, जय और रोशनी को भी अपनी मोहब्बत से दूर रखा था। उनकी मोहब्बत सिर्फ संध्या के लिए थी। रोशनी को देखकर कभी कभी उनके दिल में कुदरती मोहब्बत उभरती, मगर सानवी को जलाने के लिए उन्होंने मासूम बेटी के साथ साथ अपने बेटों को भी सजा दी थी। पिछले 1 महीने से रोशनी की गिरती सेहत देखकर दीपक काफी बेचैन सा रहने लगा था। इसलिए तो वो फौरन ही डॉक्टर को लेने खुद गए थे, मगर रोशनी के अचानक गायब होने से उनकी परेशानी बढ़ गई थी। दीपक ने हर जगह से पता लगाने की कोशिश करी कि उनकी बेटी कहाँ चली गई। इतना तो वो भी जानते थे कि वो उनसे नाराज होकर ही इस घर से गई है, पर कहाँ गई किसी को नहीं पता था। अभी वो ये सब ही सोच रहे थे जब प्यून ने आकर कहा, सर, कोई साहब आपसे मिलना चाहते हैं। दीपक ने प्यून को इजाजत दे दी। ठीक है, भेज दे। तभी ग्लास डोर खोलकर रुद्राज अंदर पहुंचा तो समझ गया कि जस्टिस दीपक काफी गहरी दबाव में है। सर, इस वक्त आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती। रुद्राज ने दीपक को ध्यान से देखते हुए कहा, आप कहें तो मैं कल आ जाऊं? अरे नहीं नहीं,
ऐसी कोई बात नहीं है, आप आइए बैठिए और बताएं किस काम से यहाँ आए। दीपक ने खुद को रिलैक्स करते हुए कहा। रुद्राज भी अब दीपक की बात सुनकर रिलैक्स होकर उन्हीं के सामने रखी चेयर पर बैठ जाता है। नहीं सर, मुझे लगता है मैं शायद गलत जगह पर आ गया हूँ, आप मेरा वो काम नहीं कर सकते हैं। रुद्राज ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा। आप कहना क्या चाहते हैं? दीपक ने उसकी बात सुनकर कुछ नागवारी से कहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं, मगर आपसे ज्यादा बेइंसाफ शख्स मेरी नजर से आज तक कोई नहीं गुजरा। रुद्राज ने सीधे सीधे उस पर टॉन्ट किया था। दीपक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारी जरूरत कैसी हुई ये सब कहने की? सच कहने के लिए जरूरत की जरूरत नहीं होती। रुद्राज भी अपने नाम का एक काबिल वकील था, उसके सामने अच्छे अच्छे पानी भर देते। अब की बार दीपक ने उसका ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान से देखा, जो दिखने में कोई रईस परिवार से लगता था। ड्रेसिंग पर्सनालिटी के साथ साथ एक गुरूर सा छलकता था उसमें, जो सिर्फ सामने वाले को मात देने के लिए काफी होता था। दीपक ने गहरी सांस छोड़कर आखिर हार मानते हुए उससे कहा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? क्या सच कहना चाहते हो? सच है जो अपनी पत्नी बच्चों को इंसाफ ना दे सका, अपनी बेटी के साथ इंसाफ ना कर सका, उसे इंसाफ की कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। रुद्राज ने दीपक की आंखों में आंखें डालकर बेबाकी से बोला तो दीपक सकित रह गया। फिर कुछ देर बाद वो बोलने के काबिल हुए। तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? दीपक ने बेचैन होकर कहा। एक तो वो खुद पहले से ही परेशान थे, ऊपर से उसके ऐसे सवाल, तो परेशान होना तो उनका लाजमी था। मैं आपको यहाँ एक सच का सामना कराने आया हूँ सर, वो हकीकत बताने आया हूँ जिससे आप अनजान हैं। अगर आपके दिल की किसी कोने में रोशनी के लिए मोहब्बत मौजूद हो तो। रुद्राज ने रुक कर दीपक को देखा, जो अपनी बेटी का नाम सुनकर बेचैन नजर आने लगे थे। रोशनी? दीपक एकदम से अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और उससे बोले, तुम रोशनी को कैसे जानते हो? ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है सर कि मैं उसे कैसे जानता हूँ। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके घर में एक कयामत गुजर गई, इसी वजह से वो आपका घर छोड़ने पर मजबूर हो गई। आखिर रुद्राज ने वो बात खोल ही दी थी जो वो यहाँ एक पिता को उसकी बेटी की बर्बादी की वजह बना था। हाँ, ये एक सच ही तो है। अगर दीपक अपनी बेटी से मोहब्बत से पेश आता और उस पर यकीन करता, तो एक दफा को शायद रोशनी अपनी जिंदगी में हुई इतनी बड़ी ट्रेजेडी उससे जरूर शेयर करती। रुद्राज ने जब दीपक को सारी बात बताई तो उनको लगा जैसे उनके जिस्म से किसी ने सारा खून निचोड़ लिया। वो काफी देर तक कुछ ना बोल सके। जब वो थोड़े होश में आए तो कांपती हुई आवाज में सिर्फ इतना बोले, रोशनी कहाँ है? मैं आपको उसी के पास ले जाने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैंने उसे एक वादा किया था जो मुझे हर हालत में निभाना है। मगर आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा कि आपके हर एक अंदाज में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत होनी चाहिए। बोलिए, मंजूर है? रुद्राज ने उनकी तरफ देखा जहां दीपक चुप से रह गए थे। वो एक हारे हुए पिता से लग रहे थे। उनको दुनिया जहां की इज्जत मिल गई थी, अब पता नहीं वो इज्जत वो अपने बच्चों में खुद के लिए देख सकेंगे भी या नहीं। बस इस गिल्ट से अंदर ही अंदर घुट रहे थे। आखिर दीपक को रुद्राज अपने साथ राठौर मेंशन में ले आया। वहीं दीपक अब हैरत से रुद्राज को देख रहे थे कि इतने रॉयल एवं रिच फैमिली से बिलोंग करने वाले में जरा भी घमंड नहीं था कि उसने उनकी बेटी को बचाकर कोई एहसान किया था, बल्कि उसके हर एक अंदाज में रोशनी के लिए फिक्र, इज्जत के साथ एक ना मालूम जुनून सा नजर आ रहा था। थोड़ी ही देर बाद रुद्राज रोशनी के कमरे में आया तो देखा वो जाने किन सोचों में डूबी हुई थी। अरे आप आ गए? कहाँ चले गए थे? इतनी देर लगा दी आपने आने में। रोशनी को अब रुद्राज की आदत सी हो गई थी। उसके आते ही उसने अपने सवालों की एक लाइन लगा डाली। क्यों, क्या बात है? रुद्राज उसकी बेचैनी देखकर मुस्कुराया था। अब तो वो भी उसकी आंखों में अपने लिए कुछ तो महसूस कर चुका था। वो ना, आज मुझे पहली बार जोर जोर की भूख लगी है और मैं आपके साथ ही खाना खाऊंगी, उसने बच्चों की तरह मुंह विसिरते हुए कहा, जिसे देखकर रुद्राज को उस पर बेपनाह प्यार आ रहा था, पर वो कंट्रोल कर गया। अरे भाई, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, वही लेने गया था, आ जाए अंदर। ये बोलकर रुद्राज ने रोशनी को अपने पीछे देखने को कहा। तभी तो दीपक जी अंदर आ गए। जब रोशनी की नजर उन पर पड़ी तो जैसे वो पत्थर की हो गई। उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ गया था। वो झट से रुद्राज के पीछे जाकर उसके बाजू अपने दोनों हाथों से थाम कर खड़ी हो गई। दीपक का दिल रो पड़ा। कैसा मकाम था कि उनकी अपनी बेटी उनसे खौफजदा थी।
उनसे बर्दाश्त न हुआ और फौरन ही अपने दोनों बाजू फैला दिए, जिसे देखकर रोशनी ने रुद्राज की तरफ देखा। उसका इशारा पाकर वो तड़प कर अपने डैड की बाहों में समा गई। दीपक ने उसे गले लगा लिया, वही रोशनी भी उनके गले लगकर फूट फूट कर रोई। उसका हर आंसू जैसे रुद्राज के दिल पर अंगारे की तरह गिर रहा था, मगर उसके बावजूद वो खुश था। रोशनी को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी देकर वो अब रिलैक्स हो चुका था। डैड, क्या आपने मुझे माफ कर दिया? कुछ देर बाद रोशनी ने अपने पिता से सवाल किया। बेटा, तुम्हारा कोई कसूर ना था जिसके लिए तुम्हें माफ किया जाए। जो कसूरवार है उसे उसके अंजाम तक पहुंचाना अब मेरा काम है। फिर मैं तुमसे नाराज क्यों होने लगा? दीपक जी ने उसको अपने गले लगाई हुई उससे प्यार से पूछा। मैं घर छोड़कर चली आई थी, रोशनी ने कहा। काश मैंने एक बाप का फर्ज निभाया होता तो ये नौबत ही ना आती। सारा कसूर मेरा है। मैंने ही सबके दिल में नफरत पैदा की, नाइंसाफी की। ये बोलकर आज दीपक जी रोते रोते अपना दिल खोलकर अपनी अगली पिछली सब गलतियां गिनवा रहे थे। उनके इस तरह रोने से रोशनी परेशान हो गई थी। वो अभी उनको चुप ही करा रही थी कि जब उसने रुद्राज को इशारा करते हुए देखा। उसने इसलिए इशारा किया कि ताकि दीपक अपने दिल का गुबार निकाल ले। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ ठीक हो गया तब दीपक जी ने रोशनी का हाथ पकड़कर रुद्राज की तरफ देखा और कहा कि वो रोशनी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। अभी आप इसे यहीं रहने दें, इसे कोई फैसला करने दें, फिर मैं खुद आपके पास छोड़ जाऊंगा। आप बेफिक्र रहें, रुद्राज ने उनसे इत्मीनान से कहा। वो अभी रोशनी को थोड़ा वक्त देना चाहता था। उसके बाद वो कुछ ना बोल सके। रोशनी और रुद्राज ने उनको अपने साथ खाने के लिए रोका, पर वो मना करके घर के लिए निकल गए। दीपक के जाने के बाद रोशनी रुद्राज के एकदम से गले जा लगी। फिर वो खुशी से चहकते हुए उससे गले लगे लगे बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है कि मैं सारी उम्र आपकी नौकरानी बनकर भी सेवा करूं तो वो भी कम है। रुद्राज जो उसके गले लगने से भौचक्का सा खड़ा रह गया था, उसकी खुशी देखकर वो भी सुकून से मुस्कुरा दिया। पर जब उसने रोशनी की आखिरी बात सुनी तो उसको अपने से दूर किया। तो वहीं रोशनी अपनी इस सिचुएशन को देखकर हड़बड़ा गई, साथ ही उससे नजरें चुराने लगी। बेबी बनकर सेवा करने के बारे में क्या ख्याल है? रुद्राज ने उसके दोनों कंधों को थाम कर उसकी आंखों में देखकर मधुसी से कहा। उसकी बात सुनकर रोशनी पीछे को हट गई, फिर सीरियस होकर उससे बोली, काश आप मुझे उस हादसे से पहले मिले होते तो मैं आपकी बीवी बनना अपनी खुशकिस्मती समझती, लेकिन अब। ये बोलकर वो आगे कुछ कहती तभी रुद्राज ने उसको अपना हाथ दिखाकर आगे बोलने से रोक दिया। बस रोशनी, फिर तुमने वही बात शुरू कर दी। रुद्राज ने उसकी बात का बुरा माना। फिर वो बोला, इसका मतलब है तुम मुझ पर यकीन नहीं करती तो मोहब्बत क्या करोगी, है ना रोशनी? उसने थोड़ा नाराज होकर कहा, करती हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि मैं आपके लायक। वो इतना ही बोल पाई थी कि रुद्राज उसकी बात सुने बगैर रोशनी से नाराज होता हुआ वहां से चला गया। हे भगवान, ये तो नाराज हो गए। रोशनी ने रोनी सी सूरत बनाकर अपने आप से कहा। ऐसे ही उसको 2 से 3 दिन हो गए रुद्राज को मनाते मनाते, पर वो मान कर ही नहीं दे रहा था। आखिर थक हार कर उसने एक प्लान बनाया और फिर मुस्कुरा उठी। रोशनी कभी रुद्राज के रूम में नहीं गई थी, कभी उसके ही क्या, वो तो अपने कमरे में से भी बहुत ही कम निकलती थी। अभी वो बाहर जाने के बारे में सोच ही रही थी कि फिर उसने अपने कमरे में से निकलकर बाहर कदम रखा और नीचे आ गई। उसको नीचे आता देखकर उस मेंशन के सारे सर्वेंट उसको हैरत से देखने लगे। उनके ऐसे देखने से वो झेप सी गई। रोशनी उन सभी के पास आकर उन सबके हेड के पास आई और बोली, भाई मुझे आपसे कुछ काम है। रोशनी के इतना बोलते ही सबने एक दूसरे को देखा, फिर अपने हेड की तरफ, जिसने उन सबको अपने अपने काम पर जाने का इशारा किया और खुद रोशनी के सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया। आखिर इतने बड़े राठौर फैमिली की खास गेस्ट थी वो, और कहीं ना कहीं सभी सर्वेंट ने रुद्राज की आंखों में रोशनी के लिए मोहब्बत देख ही रखी थी। जी मैम, आप बस हुक्म कीजिए। हेड, जिसका नाम जोसेफ था, उसने रोशनी से सम्मान के साथ नजरें झुकाकर बोला। वो मुझे यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, इसलिए आपसे बोल रही हूँ। वो क्या आप टेरिस पर? रोशनी ने उसको अपनी सारी बात समझाई। जी मैम, आप फिक्र मत कीजिए, ये सब हो जाएगा, जोसेफ ने उसको यकीन दिलाया। अभी वो बात कर ही रही थी कि उसको सामने से रुद्राज आता दिखाई दिया। रोशनी उसको एक टक
देखती रह गई, क्योंकि आज रुद्राज लग ही इतना प्यारा रहा था। रुद्राज ने आज अपने फॉर्मल कपड़ों को छोड़कर जीन्स और गोल गले की ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी। हाफ स्लीव में उसकी मसल्स काफी अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रही थी। उसके बाल ऐसे ही बिखरे पड़े हुए थे, जिसमें वो रूठा रूठा काफी क्यूट दिख रहा था। रुद्राज तो बाहर से अंदर ही आ रहा था। लाउंज में रोशनी को खड़ा देखकर एक पल को चौंका जरूर, पर उसने उस पर जाहिर नहीं होने दिया। ऐसे ही वो उसको इग्नोर करके सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। रोशनी जो रुद्राज को देखने में लग गई थी, तभी जोसेफ वहां से चला गया था और वहां सिर्फ रोशनी और रुद्राज के अलावा कोई और नहीं था। रोशनी जो इतनी देर तक रुद्राज को देखने में लगी हुई थी, उसके ऐसे ही उसके पास से गुजरने पर वो संभल कर उसकी तरफ बढ़ी और जाकर उसका बाजू थाम ली। उसके ऐसे बाजू पकड़ने से रुद्राज फौरन ही रुक गया, पर उसकी तरफ पलटा नहीं था। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। रोशनी हिम्मत ही हार जाती थी उसके ऐसे कोल्ड वार से। हाँ, सुन रहा हूँ, बोलो। रुद्राज ने बिना पलटे ही उसको जवाब दिया। वो मुझे कुछ पैसे। रोशनी थोड़ी सी हिचकिचाई थी बोलते वक्त, तभी उसने देखा कि उसकी आधी अधूरी बात भी वो समझ गया था। जभी तो उसने अपने पीछे की पॉकेट से वॉलेट निकाला और उसमें से एटीएम कार्ड, पेटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, जितने भी कार्ड होते हैं उन सब के साथ कुछ 2-2 हज़ार के 12-13 नोट निकाल कर उसकी तरफ पलट कर आकर उसके हाथ को पकड़कर रख देता है। और चाहिए हो तो बोल देना। ये बोलकर वो उसका जवाब सुने बगैर वहां से चला जाता है। रोशनी जो उसके इतने सारे 10-12 कार्ड और पैसे देकर हैरान थी, उसके ऐसे बोलने से चिढ़ जाती है। और चाहिए हो तो ले लेना। रोशनी ने अजीबोगरीब सा मुंह बनाते हुए रुद्राज की नकल उतारी। मुझे सब सुनाई और दिखाई दे रहा है, रुद्राज ने सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते बिना मुड़े उससे कहा। रोशनी जो ये सोच रही थी कि वो चला गया, वो घबरा कर अंदर सर्वेंट की तरफ भागी। उसको ऐसे भागता देखकर रुद्राज के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। फिर वो भी अपने कमरे की तरफ चला जाता है। रोशनी एक फीमेल स्टाफ से अपना कुछ पर्सनल सामान मंगाती है और खुद जाकर अपने कमरे में तैयारी करने लगती है। थोड़ी देर बाद ही उसको वो फीमेल स्टाफ उसका सामान दे जाती है, तो वो उसको धन्यवाद बोलकर लौटा देती है। रोशनी वो सब बैग खोल कर देखती है तो उसमें कुछ बहुत खूबसूरत सी साड़ियाँ और उसके मैचिंग का सब सामान मौजूद होता है। हाँ, तो मिस्टर राठौर तैयार हो जाइए झटके खाने के लिए। रोशनी ये बोलकर एक टेबल स्माइल पास करके चेंजिंग रूम में चली जाती है। आज घर पर हेमलता देवी जी नहीं थी, क्योंकि वो 2 दिन के लिए अपनी सहेलियों के साथ देवी माँ की यात्रा पर गई हुई थी, जिस वजह से रोशनी भी खूब टेंशन फ्री होकर अपना काम करती है। रुद्राज अपने कमरे में बड़े से सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ जरूरी काम कर रहा था, जब उसको अपने कमरे में खटखटाने की आवाज सुनी। आ जाइए। रुद्राज बिना देखे दरवाजे बजाने वाले को अंदर आने को बोलता है। कुछ देर बाद जब कोई नहीं आता तो रुद्राज उठकर खुद देखने चला था। वो गेट खोलकर देखता है, उसको वहां आसपास कोई नहीं दिखता। कमाल है, अभी तो गेट पर कोई था। लेकिन रुद्राज ये बोलने के साथ ही जैसे पलटता है, उसको अपने पैरों में कुछ महसूस होता है। वो उसको उठाता है तो वो एक एनवेलोप होता है। रुद्राज फिर से बाहर की तरफ देखता है। जब उसको यकीन हो जाता है कि कोई नहीं है तो वो अंदर आ जाता है। ये क्या है और मेरे रूम के बाहर किसने रखा? ये सोचकर वो उसको खोलता है तो उसमें से बहुत ही प्यारा सा कार्ड निकलता है। ये कार्ड, रुद्राज उस कार्ड को खोलता है तो उसे बहुत ही खूबसूरत से शब्दों में लिखा था। कुछ भूली बिसरी यादें ही तो होती हैं जो हर पल साथ होती हैं, जो हमारे जीने का सहारा होती हैं, साथ ही ये हमारे मुस्कुराने की वजह होती है। ये लाइन पढ़कर रुद्राज के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो समझ जाता है ये कार्ड किसने उसको भेजा है। वो फिर दोबारा से कार्ड में देखता है जहां लिखा था, रुद्राज जी ऊपर बालकनी में पूल साइड पर आ जाइएगा, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। ये शब्द पढ़कर रुद्राज को खुशी सी महसूस सी हुई, पर साथ ही वो परेशान भी हो गया कि उसने उसको वहां पर क्यों बुलाया है, क्योंकि वो जगह रोशनी के लिए सेफ नहीं थी। जो अभी उसकी कंडीशन थी, वो पूल साइड उसके लिए परेशानी की वजह बन सकती थी। इसलिए वो फौरन ही एक पल गंवाए बगैर वहां जाने के लिए भागा। रुद्राज ने इस वक्त अपना ब्लैक लोवर और रेड शर्ट पहना हुआ था और उसकी शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे, जिस वजह से उसकी चौड़ी छाती दिखाई पड़ रही थी। वो भागता हुआ ऊपर बालकनी की साइड पर आया तो देखा कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया तो उसके पैर के नीचे कुछ सॉफ्ट सा महसूस हुआ,
रुद्राज अभी झुककर वो देखता, तभी वहां की धीरे धीरे रंग बिरंगी छोटी छोटी लाइटें झिलमिलाने लगी। अब रुद्राज उस जगह को देखने लग गया था जहां पर रुद्राज खड़ा था। उसके पैर के नीचे गुलाब की पत्तियों से एक गोल आकार बना हुआ था। बाकी सब जगह भी गुलाब और अनेक फूलों से उस साइड को खूबसूरती से सजा रखा था। पुल पर गुलाब की पत्तियों की जैसी चादर बिछी हुई थी और उनके ऊपर छोटी छोटी नन्ही नन्ही सी डिजाइन वाले दिए रखे हुए थे। वहीं उसे थोड़ी दूर पर कुछ पर्दों के साथ एक खूबसूरत सा पार्टीशन किया हुआ था। उसी के अंदर गोल मेज के साथ आमने सामने दो चेयर रखी थी। उस मेज को भी बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। कुल मिलाकर एकदम रोमांटिक माहौल बना हुआ था। रुद्राज तो भैया, उसकी तो आंखें हैरत से खुली थी। वो चलता हुआ थोड़ा आगे आया। अभी वो कुछ बोलता तभी उसको हल्के हल्के म्यूजिक की आवाज सुनाई दी। साथ ही उसको अपने सामने कोई दिखा जिसकी पीठ हमारे रुद्राज के सामने थी। उसने पलट कर देखा तो पाया ये कोई और नहीं, हमारी रोशनी थी। वो एकदम बोल्ड साड़ी पहनी हुई थी, मतलब जैसे कि प्लेन साड़ी, पीछे से बैकलेस। उस साड़ी में उसका पेट के साथ साथ उसकी नाभि भी दिख रही थी। उसने पैरों में पायजेब, दोनों हाथों में हरी हरी चूड़ियां, खूबसूरत से खुले हुए हाईलाइट बाल, माथे पर छोटी गोल बिंदी। मेकअप के नाम पर उसने बस अपनी काली आंखों में काला गहरा गहरा काजल और नाजुक होठों पर मैरून डार्क लिपस्टिक, दूध सा गोरा इस चांदनी रात में कहर ढा रहा था। बस ये उसका श्रृंगार था। इतने में ही वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहीं उसको देखकर रुद्राज तो उसको बस एकटक देखता चला गया था। रुद्राज का दिल बस बाहर आने को बेताब था, पर उसको फौरन ही अपना झूठ मूठ का गुस्सा जाहिर किया और उसकी तरफ से पलट गया। हालांकि उसका दिल रोशनी को देखकर बाग बाग हो रहा था, पर बेचारा, वहीं रोशनी ने रुद्राज की आंखों में अपने लिए पसंदगी देख ली थी। उसने सोचा चलो आधी नाराजगी तो दूर हुई, पर ये क्या। उसने पीठ मोड़ ली। रुद्राज जी सुनिए तो सही, अब बस माफ भी कर दीजिए। रोशनी ने पीछे से जाकर उसकी कलाई पकड़ ली। रुद्राज ने उसको बिना देखे अपना हाथ छुड़ाया और जाकर पुल साइड खड़ा हो गया। रोशनी पहले तो उसके ऐसे करने से उदास हो गई, फिर उसने देखा कि रुद्राज उसकी चोरी चोरी देख रहा है। फिर क्या हो गई शुरू हमारी रोशनी। रोशनी, आई लव यू। रुद्राज जो मुंह फेरे खड़ा हुआ था, ये शब्द सुनकर फौरन ही अपनी जगह पर चढ़कर खड़ा रह गया। तभी रोशनी घूमती हुई उसके सामने आई और आगे लाइन बोली, काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। ये बोलकर वो रुद्राज का कॉलर पकड़कर अपनी तरफ झुका लेती है और उसकी आंखों में देखकर बोलती है, लो आज मैं कहती हूँ आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ये सुनकर रुद्राज रोशनी की कमर पर हाथ रखकर उसको प्यार भरी नजर से देखने लगता है। तभी रोशनी घूमकर उसकी पीठ से अपनी पीठ लगा लेती है। तभी पता नहीं कैसे अचानक से बारिश होने लगी तो रुद्राज फौरन ही रोशनी का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा, पर रोशनी उससे अपना हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। उस चक्कर में वो और रोशनी पूरे भीग चुके थे। आज रोशनी रुकने वाली नहीं थी। रुद्राज उसको कमर से पकड़कर ऊपर उठाकर घुमा देता है। वहीं रोशनी अपने दोनों हाथों को ऊपर करके बारिश की बूंद में खुद को आजाद छोड़ देती है। इस वक्त दोनों ही एक साथ एक दूसरे से बिल्कुल चिपक कर खड़े एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले देख रहे थे। बारिश अपनी तेज रफ्तार से उन दोनों को भिगो रही थी। रुद्राज रोशनी को देख ही रहा था जब उसकी नजर रोशनी के कांपते हुए सुर्ख होठों पर पड़ती है। वो उनसे नजरें चुराते हुए उसको खींचकर अंदर टेबल के पास ले आता है। अभी वो अंदर ही आए थे जब रोशनी ने रुद्राज को हल्का धक्का मारकर चेयर पर बैठा दिया। ये तुम। रुद्राज अभी बोल ही रहा था कि जब रोशनी उसकी गोद में चढ़कर बैठ गई। इस वक्त रोशनी की आंखों में बस एक जुनून सा था। वो बस रुद्राज को पाना चाहती थी, मतलब वो उसकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अभी रुद्राज उसके इस हमले से संभला भी नहीं था कि रोशनी ने एक और कांड कर दिया। रोशनी ने रुद्राज की शर्ट पकड़कर अपनी तरफ खींचा और अपने कांपते होठ उसके होठ पर रख दिए। रुद्राज को तो जैसे 100 वोल्ट का करंट लग गया। उसके हाथ ऊपर के ऊपर, आंखें खुली की खुली रह गई थी। रोशनी ने रुद्राज की कॉलर को अभी भी कसकर पकड़ा हुआ था और धीरे धीरे उसके होठों पर प्रेशर बनाकर किस कर रही थी। रुद्राज जो अभी तक सॉफ्ट बैठा हुआ था, उसके सॉफ्ट किस को इंजॉय करने लगा। धीरे धीरे
करके उसके हाथ रोशनी की कमर पर कस गए। वहीं रोशनी जो खूब मजे से उसको किस कर रही थी, एकदम उसके छूने से होश में वापस लौट आई और झेप कर उसकी गोद से उठ कर जाने लगी। पर अफसोस, उसने शेर के मुंह में खून लगा दिया था, इसलिए उसके पीछे हटते ही रुद्राज ने उसको अपनी गोद में टाइटली बिठा लिया। उसके होठों को अपने होठों पर रखकर खूब डीप किस करने लगा। रोशनी भी उसकी किस में खुद भी साथ दे रही थी। धीरे धीरे करके रोशनी के हाथ से रुद्राज की शर्ट के बटन खुलने लगे। रुद्र भी उसकी कमर में हाथ डालकर उसकी कमर को रफ करने लगा। जब उन लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, तभी रुद्र ने उसके होठों को छोड़ा। रुद्र ने रोशनी की तरफ देखा तो उसका चेहरा लाल टमाटर की तरह लाल हो रहा था। वो अभी भी रुद्र की गोद में किसी कांच की गुड़िया की तरह एडजस्ट हुई बैठी थी। रोशनी की होठों की सारी लिपस्टिक साफ हो चुकी थी। रुद्र को उस पर और प्यार आया तो एक बार फिर उसको किस करने लगा। किस करते करते वो उसकी गर्दन पर हल्का सा बाइट कर बैठा। फिर वो वहीं नहीं रुका, उसके गले से होते होते सब जगह अपने होठों की छाप छोड़ने लगा, जिस वजह से रोशनी ने खिलखिलाकर हंसने लग गई। पर रुद्र रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। रुद्राज जी, हमें गुदगुदी हो रही है। रोशनी ने उसकी गोदी से उठने की कोशिश करी। उसके ऐसे बोलने पर रुद्र रुक जाता है और उसको पलटकर उसकी कमर अपने सीने से लगाकर अपना चेहरा उसके कंधे पर रखकर उसके बालों में छुपा लेता है। रोशनी उसके ऐसे करने से सिहर सी जाती है। उसके दोनों हाथ रुद्र के हाथों पर कस से जाते हैं। कुछ देर बाद रोशनी ने बोलना शुरू किया, रुद्राज जी, उस दिन आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी और वहां से चले गए। रोशनी ने आंखें बंद किए ही रुद्र से कहा। रुद्र ने उसकी बात सुनकर थोड़ी उसकी तरफ मुंह करते हुए कहा, बस बस रोशनी, फिर तुमने वही बात करनी शुरू कर दी। रुद्र तो जैसे अभी भी इसी नशे में डूबे रहना चाहता था, पर रोशनी की बात सुनकर उसकी आंखों में जो इतना ज्यादा मोहब्बत समा चुकी थी, उसकी बातें सुनकर फिर उदास होने लगी। इसका मतलब है तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो, रुद्र ने एकदम से बेहद ही सीरियस होकर कहा। उसकी बात सुनकर रोशनी उसकी तरफ मुड़ गई और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, रुद्राज जी, प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं आपसे उस दिन ये बोलना चाहती थी कि मैं आपके लायक नहीं हूँ। आपको मुझसे भी अच्छी लड़की मिल सकती है। मैं वैसे भी अब माँ। इतना बोलकर उसने रुद्र की तरफ देखा तो वो अपनी लाल होती आंखों से उसको घूर रहा था। साथ ही रोशनी को अपनी कमर कसती महसूस हुई, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि रुद्र कितने गुस्से में है। नहीं, तुम्हारा ये ख्याल तो बिल्कुल गलत है रोशनी। मोहब्बत ये सब चीजें नहीं देखती है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो तुम मुझे हर सूरत में अच्छी लगती हो। तुम्हें भी ऐसे ही करना चाहिए कि मैं जैसा हूँ वैसा ही तुम मुझे अपनाओ। रही बात इस बच्चे की, ये सिर्फ हम दोनों का बच्चा होगा। रुद्रांश ने उसके हाथ नीचे करके उसके सर से अपना सर मिलाते हुए कहा। रोशनी को अपनी किस्मत पर गर्व महसूस हो रहा था कि वो एक ऐसे इंसान से प्यार करती है जो सही मायने में एक देवता समान है। रोशनी ने भी अपनी आंखें बंद करके रुद्र से एक एक लफ्ज अपने दिल से फिर से कहना शुरू किया, पर रुद्राज जी, अब मैं आपसे बेहद मोहब्बत करती हूँ। कब कहाँ कैसे नहीं पता, पर अब मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। उस वक्त जो लगा आपसे बोल दिया, पर अब इन 4 से 5 दिनों में मुझे एहसास हो गया है कि आपके बिना ये रोशनी अधूरी है। ये बोलते बोलते उसकी आंखों में नमी सी आ गई। उसकी गीली आंखों को महसूस कर रुद्र बेचैन हो उठता है। वो फौरन ही उससे दूर होकर उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसकी दोनों आंखों को चूम लेता है। वो समझ जाता है जैसे वो उसकी जुनून की हद तक चाहता है। अब वैसे ही रोशनी उसको चाहने लगी है। उसके दिल को जैसे सुकून सा मिला था। उसकी ये बातें सुनकर अब वो किसी हद तक नॉर्मल हो चुका था। अब तो वैसे भी उसको मानना ही था। रोशनी की प्यार भरे इजहार से ऊपर से उसने उसको मनाया भी इतने अनोखे स्टाइल में था। अब वो रोशनी को उदास नहीं देख सकता था, इसलिए उसको परेशान करने के लिए बोलता है, अच्छा चलो बताओ, कितनी मोहब्बत करती हो मुझसे। रुद्र ने प्यार से उसके बालों को चूमते हुए पूछा। रोशनी ने शर्माकर उसकी बाहों के घेरे में खुद को छिपाकर कहा, रोशनी, आपके लिए जान भी दे सकती हूँ। अच्छा जी, अपना साथ तो दे नहीं रही थी, जान क्या दोगी। वैसे एक तरीका है मुझसे अपनी मोहब्बत जताने का, रुद्र ने शरारत से कहा तो रोशनी उसके सामने अपना सर करके इशारे में पूछी, क्या। तो रुद्र बोला कि जैसे अभी मनाया है वैसे ही तुम मुझे हमारी शादी के बाद अपनी मोहब्बत का हर एक दिन
ऐसे ही अपनी मोहब्बत का मुझे यकीन दिलाया करोगी। उसकी इतनी गहरी बात सुनकर रोशनी के गाल लाल हो गए आते हैं। वो फिर से उसके सीने में अपना छोटा सा मुंह घुसा लेती है। वहीं उसके ऐसे करने पर रुद्र जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ता है। रोशनी, मेरी बात तो सुनो। जब मैं काकी के साथ तुम्हारा हाथ मांगने आऊं तो हाँ कर देना। रुद्राज ने उसको अपने सीने से लगे लगे ही कहा। उसकी बात सुनकर रोशनी ने अपनी रजामंदी दे दी। कुछ देर बाद ही रुद्र को रोशनी की कुछ हरकत महसूस नहीं हुई, तो उसने देखा तो रोशनी उसके सीने से लगकर सुकून से लगी सो रही थी। रुद्र को उस पर बहुत प्यार आया। उसने उसके माथे को चूमकर रोशनी को अपनी गोद में उठा लिया, फिर उसको उसके कमरे में अच्छे से सुलाकर अपने कमरे में चला गया। ऐसे ही 2 दिन बाद आखिर रुद्र रोशनी को उसके घर छोड़कर आ गया। उसके जाने से रुद्र उदास उदास सा हो गया था। उन्हीं दिनों में हेमलता देवी जी भी लौट आई थी, इसलिए रुद्र अब उनके कमरे में आया तो देखा वो कोई किताब पढ़ रही थी। रुद्र जाकर उनके पास बैठ गया। अरे मेरा बेटा रुद्र! उसको देखकर हेमा जी ने अपनी किताब एक तरफ रखकर रुद्र को ध्यान से देखा। क्या बात है बेटा? मैं जब से आई हूँ तुम कुछ चुप चुप से हो। कोई बात है क्या बेटा? हेमलता जी ने प्यार से उसके चेहरे को छूते हुए कहा। नहीं काकी, कुछ नहीं, वो मुझे आपको कुछ बताना था। रुद्र ने उनको दोनों हाथों को चूमते हुए कहा। वहीं हेमलता जी ने उसकी सवालिया नजरों से देखा। वो काकी, आप चाहती थी ना कि मैं शादी कर लूं? रुद्र ने उनके चेहरे को ध्यान से देखते हुए कहा। हाँ हाँ, हेमा जी खुश होकर बोली थी। क्या कोई लड़की पसंद कर ली है? उन्होंने खुश होकर रुद्र से कहा। रुद्र, जी काकी। वो रोशनी, वो बच्ची? हेमा जी ने हैरान रह गईं। ऐसा था ऐसा नहीं था कि उनको रोशनी पसंद नहीं थी, उनको वो बहुत पसंद थी। पर रुद्र के ऐसे अचानक से बोलने पर वो हैरान जरूर हो गई थी। रुद्र, क्या हुआ? क्या आपको रोशनी पसंद नहीं आई काकी जी? नहीं बेटा, मुझे तो वो पहली ही नजर में भा गई थी। अच्छी लड़की है, मगर वो है कौन? उसके माँ बाप कौन है? किस परिवार से ताल्लुक रखती है? बस यही जानना चाहती थी। उन्होंने अपना ख्याल जाहिर किया रुद्र के सामने। रुद्र, काकी वो एक अच्छे परिवार की है। वो जस्टिस दीपक प्रताप चौहान जी की बेटी है। मैं चाहता हूँ आप मेरा रिश्ता लेकर उनके घर जाएं। अरे बेटा, मैं फिर तो जरूर जाऊंगी। बेटा, आखिर भगवान की कृपा से तुम शादी के लिए माने तो सही। हेमा जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहा। तो रुद्र भी उनको देखकर सुकून से मुस्कुरा दिया। दीपक के घर में रोशनी जब अपने घर आई तो सानवी और दीपक दोनों ने उसे हाथों हाथ लिया, या यूं कह ले अपने हाथों का छाला बना लिया। रोशनी भी उनकी इतनी मोहब्बत पाकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। आज उसने अपने घर में वो माहौल पाया था जिसकी उसे मुद्दतों से ख्वाहिश थी। वहीं दीपक और सानवी ने रोशनी के चेहरे पर अलग ही ग्लो देखा था। वो जो हमेशा अपने काम से काम रखती थी, कभी दिल खोल कर न हंसी थी, वो रोशनी पहले के मुकाबले इतनी बदल गई थी कि कैसे? ये एक सवाल था जो उन दोनों के मन में रह गया था। पर बहरहाल अब उनकी बेटी उनके पास थी, उनके लिए यही बहुत था। दीपक ने रोशनी से माफी मांगने के बाद सानवी से भी माफी मांग ली थी। सानवी ने भी दीपक को तड़पता हुआ देखा था अपनी बेटी के लिए, इसलिए वो भी दीपक को माफ कर चुकी थी। जभी तो अब ये घर एक घर लग रहा था जहाँ खुशियां ही खुशियां थी। अगले दिन दीपक को रुद्र का फोन आया था कि वो अपनी काकी को लेकर उनके घर आ रहा है, इसलिए दीपक उन लोगों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। आखिर उनकी बेटी को इतने प्यार से जो उन लोगों ने रखा था। सानवी, जाकर देखो सब अच्छे से हो गया है ना? दीपक ने सानवी से कहा, जो मेड से ड्राइंग रूम साफ करवा रही थी। अभी वो कोई जवाब देती वहां पर रोशनी आ गई। डैड, सब ओके है, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? रोशनी की बात सुनकर दीपक पीछे मुड़े तो देखा पीले और हरे कॉम्बिनेशन वाले फ्रॉक सूट, एक साइड में पीला चुन्नी ली हुई थी, उसी से मैच खाती पीली छोटी सी बिंदी, मेकअप के नाम पर आंखों में काजल और होठों पे पिंक लिपस्टिक उसने अपने बालों को खोलकर एक साइड में डाला हुआ था। आज दीपक को अपनी बेटी बड़ी बड़ी लग रही थी। वहीं उनकी आंखें नम हो चुकी थी। कम तो सानवी और दीपक भी नहीं लग रहे थे। आज दीपक ने ब्लू कुर्ता के साथ व्हाइट ट्राउजर पहना था, जो उनकी परफेक्ट पर्सनालिटी पर खूब जच रहा था। उसने एक हाथ में कीमती वॉच पहनी थी, बालों को अच्छे से सेट किया हुआ था। वहीं सानवी ने भी रेड साड़ी के साथ अपने दोनों हाथों में लाल चूड़ी पहनी थी, गले में लॉन्ग मंगलसूत्र, कानों में छोटी छोटी बाली, सीधी मांग निकालकर उसमें लाल सिंदूर लगाया हुआ था। उसने भी मेकअप के नाम पर लाल लिपस्टिक लगाई हुई थी।
जिस वजह से वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उन दोनों को देखकर कहीं से नहीं लगता था कि इनके जवान बच्चे हैं। ये ले मम्मा एंड डैड, आप दोनों के लिए जूस। आप दोनों थक गए होंगे ना। रोशनी ने जूस के 2 गिलास वहीं मेज पर रखकर आखिर बात अपनी कमर पर रखकर कर ही रही थी, जिसको देखकर वो पति पत्नी हंस पड़ते हैं। थोड़ी देर ऐसी ही बातों में उन तीनों को घर की डोरबेल सुनाई दी। दीपक और सानवी फौरन ही बाहर की तरफ निकल जाते हैं। वहीं रोशनी को अपने दिल की धड़कन तेज होती महसूस होती है, इसलिए वो फौरन ही किचन की तरफ दौड़ लगा लेती है। दीपक ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि रुद्राज सिंह चौहान अपनी दमदार पर्सनालिटी के साथ ब्लैक बिजनेस सूट में फुल एटीट्यूड में ब्लैक सेट चढ़ाए खड़ा हुआ था। उसके साथ ही हेमा जी भी खड़ी हुई थी। हेमा जी भी हल्के पिंक कलर की सिंपल साड़ी पहने, गले में रुद्राज की माला डाले, अपने बालों का जूड़ा बना हुआ था। वो भी देखने में अच्छी खासी रौबदार लग रही थी। सानवी ने जब दीपक को ऐसे ही दरवाजे पर खड़े देखा तो उसने दीपक की कूहनी मारी तो वो होश में आए। आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? प्लीज अंदर आइए, दीपक ने होश संभालते ही कहा। वहीं रुद्र ने झुककर दीपक और सानवी के पैर छू लिए, जिसको देखकर दीपक और सानवी खुश हो गए। उन दोनों ने उसको खूब आशीर्वाद दिया और इसी तरह सभी अंदर आ गए। इसके बाद शुरू हुआ जान पहचान का सिलसिला। पर कोई था जिसको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। उसको तो बस किसी के दीदार करने की ख्वाहिश थी। हेमा जी, सानवी जी और दीपक जी, हम आपसे आपकी कीमती चीज आपसे मांगना चाहते हैं। बातों के दौरान एकदम से ही उन्होंने बात शुरू करी थी। दीपक और सानवी ने एक दूसरे को देखा। वहीं रुद्र उन दोनों के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन को देख रहा था। जी बिल्कुल, जो हमारा है वो आप ही का तो है, सानवी ने फौरन ही कहा। तो फिर आप अपनी बेटी रोशनी का हाथ मेरे बेटे रुद्राज के लिए दे दीजिए। हेमा जी ने फौरन ही उनको अपनी ख्वाहिश जाहिर करी। हेमा जी की बात सुनकर दोनों पति पत्नी हक्का बक्का से होकर एक दूसरे को देखने लगे। वो जानते थे रोशनी के साथ जो हुआ उसको सुनकर कोई भी उसको नहीं अपना पाएगा। पर यहाँ दीपक ने सोचा कि रुद्राज सब कुछ जानते हुए भी उनकी बेटी को अपनाना चाहते थे। दीपक ने फौरन ही रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र उनकी आंखों से ही पहचान गया, इसलिए बोला, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अकेले में क्या? मैं रुद्र के कहने पर दीपक फौरन ही उठकर उसको बाहर गार्डन में ले आया। रुद्र ने दीपक की बेचैनी को भांपते हुए वहां की खूबसूरती को देखते हुए कहना शुरू किया, आप ये मत सोचिए कि मैं रोशनी पर तरस खाकर शादी कर रहा हूँ। नहीं, मैं उससे बेहद मोहब्बत करता हूँ, इतने कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। रुद्र बात करते करते दीपक की तरफ मुड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तो वहीं दीपक भी उसकी आंखों में रोशनी के लिए मोहब्बत के साथ साथ उसका जुनून भी देख पा रहे थे। वो तो ठीक है, पर आपकी काकी और रोशनी के बच्चे, दीपक ये बात बोलते बोलते झिझक गए थे। आप बेफिक्र रहें, मैं ये शादी कोर्ट से करना चाहता हूँ ताकि किसी को रोशनी को देखने का मौका ना मिले। वैसे भी मैंने सब प्लानिंग कर ली। हम दोनों अमेरिका चले जाएंगे, जिससे इस बच्चे पर कोई आँच नहीं आएगी। ये सिर्फ रुद्राज सिंह चौहान का बेटा होगा। रुद्र ने एक जुनून भरे लहजे में उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा। दीपक को उसकी बातों की सच्चाई देखकर यकीन हो गया था। तभी तो उनको अपनी बेटी की किस्मत पर जैसे फर्क हुआ था। इतना अच्छा दामाद तो वो शायद ही कभी ढूंढ पाते। फिर क्या, दीपक और सानवी ने रोशनी से उसकी मर्जी पूछे। हालांकि वो उन दोनों में महसूस कर चुके थे कि रोशनी रुद्र को पसंद करती है, पर फिर भी उनको लगा एक बार और अपनी तसल्ली के लिए पूछ लें। जब उन्होंने उससे पूछा तो रोशनी ने अपना सर झुका लिया। उसकी रजामंदी देखकर दोनों फैमिली ने मिलकर आज ही उन दोनों को आमने सामने बिठाकर एक दूसरे को अंगूठी पहनवा डाली। रोशनी और रुद्र ने एक दूसरे को देखते हुए एक दूसरे को अपना अपना हम सफर चुन लिया था। थोड़ी बहुत देर बाद ही रोशनी और रुद्र एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। खुश हो ना? रुद्र ने आगे बढ़कर उसके गालों को छूकर उससे पूछा। बहुत खुश, ये बोलकर वो उसके सीने से जा लगी थी। वहीं रुद्र ने भी उसको अपनी बाहों के घेरे में कस लिया। दोनों ही एक दूसरे के गले लगे अपनी अपनी बेचैनियां दूर कर रहे थे। जब संध्या को रोशनी के बारे में पता चला तो उसने दीपक के घर पर आकर खूब तमाशा मचाया था कि उसे क्यों नहीं बुलाया गया, उससे क्यों नहीं पूछा गया बात क्या है जो उसकी इतनी गुपचुप और आनंद फानंद में शादी की जा रही। आखिर बात उसने बोली रही, ऐसी क्या गुल खिलाकर आई है ये। संध्या ने सारी हदें पार कर दी।
बहन होकर बहन के लिए अनाप शनाप बोलने लगी थी। उसको इतनी देर से चुपचाप सुनते दीपक जी ने उसकी आखिरी बात पर सुनकर चिल्ला पड़े, संध्या, जबान संभाल कर बात करो, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बहन के लिए ऐसा कहते? दीपक को अपनी परवरिश पर अफसोस हुआ था, जभी तो वो गुस्सा से उस पर चिल्ला पड़े थे। वहीं संध्या को दीपक का गुस्सा देखकर चकित हो गई। जिंदगी में पहली बार दीपक ने रोशनी की हिमायत में उसे डांटा था। डैड, आपने मुझे डांटा, वो भी इस रोशनी के लिए? संध्या को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इसलिए गुस्से में पागल होते हुए उसने कहा, क्यों, क्या ये मेरी बेटी नहीं है? दीपक ने 100 बातों की एक बात उससे बोल दी थी, मगर संध्या तो जैसे शॉक्ड की कैफियत में गुम हो चुकी थी। बस अब इस घर में कोई ज्यादती और नाइंसाफी नहीं होगी, दीपक ने कहा तो सानवी ने सुकून का सांस लिया। तो वहीं रोशनी को अपने जलते दिल पर ठंडे पानी के छींटे पड़ते महसूस हुए। आज उसको दीपक की बेटी होने का मान मिला था, वो भी उसके सामने, जो उसको नीचा दिखाने से बाज नहीं आया करती थी। रुद्राज अपने ऑफिस में बैठा हुआ था जब प्यून ने आकर उसको बताया कि कोई मोहित साहब आपसे मिलना चाहते हैं। इतना सुनते ही रुद्र के जैसे बदन में आग भर गई थी। उसने होठ बींचकर खुद को संभालते हुए कहा, अंदर भेज दो। ये सुनकर प्यून वहां से चला गया। थोड़ी ही देर बाद मोहित अपनी कमीनी हंसी के साथ उसके केबिन में आया और रुद्र के बिना इजाजत के बिना ही खुद चेयर खींचकर उस पर बैठ गया। रुद्र ने उसको देखकर घूरा, जी फरमाइए। वो मैं आपसे रोशनी के बारे में कुछ कहने आया था, मोहित ने स्टाइल मारते हुए कहा। रुद्र का दिल चाहा कि उस कमीने इंसान को एक कस कर थप्पड़ जड़ दे, मगर जब्त करते हुए बोला, क्या बात करना चाहते हैं आप रोशनी के बारे में? बस यही बताना चाहता था कि रोशनी किस किस्म की लड़की है। फिर मोहित ने नमक मिर्च लगाकर रोशनी के खिलाफ जहर उगलने लगा। रुद्र का अब सब्र जवाब दे गया। वो उठा और उसके कॉलर से उठाकर पूरी ताकत से उसके मुंह पर एक घूंसा चढ़ दिया। रुद्र का घूंसा इतना ज्यादा ताकतवर था कि मोहित का सर दीवार से टकराया और फिर उसके सर से खून की बारिशें होने लगी। रुद्र का केबिन साउंड प्रूफ था, इसलिए उन दोनों के बीच क्या हो रहा है बाहर किसी को कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मोहित तो उसके ऐसे रिएक्शन की उम्मीद ही नहीं कर रहा था। तभी सर पर हाथ रखकर बोला, मोहित, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तो आपके फायदे के लिए, रोशनी अच्छी लड़की नहीं है। रुद्र ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही दूसरा घूंसा जड़ दिया था। मोहित उसके बार से जैसे बिलबिला सा गया था। फिर वो ही बेशर्मी से बोला, मोहित, अगर आपने मुझे 2 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं रोशनी के बारे में सबको बता दूंगा। उसकी बात सुनकर रुद्र ने उसको घूरते हुए अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे और उससे बोला, ओहो, तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? ये बोलते बोलते रुद्र की आंखों में खून उतर आया। तुम जानते हो तुम कहाँ खड़े हो? ये एक वकील का ऑफिस है, मैं तुम पर कोई भी केस लगा सकता हूँ। ये देखो। रुद्र ने वहीं पास की ड्रॉयर में से एक फाइल उठाकर उसकी आंखों के सामने रखी। रुद्र, ये अखबारों की कटिंग है, सब तुम्हारा कच्चा चिट्ठा बयान कर रहे हैं। मोहित का वो सब कटिंग देखकर दिमाग भग से उड़ गया था। रुद्र ने देखा कि मोहित के चेहरे का रंग उड़ चुका था। अरे भाई, उड़े भी क्यों ना, उसने रुद्र को हल्के में लेने की कोशिश जो करी थी। उन कटिंग में ये सब था, बैंक में डकैती का मुलजिम फरार, लाखों के जेवर चुराने वाला पुलिस हिरासत से भागा, पता नहीं कौन कौन से उसके जुर्म थे जिनकी कटिंग वहां पर रखी हुई थी। बस अपनी खैरियत चाहते हो तो चले जाओ। अब अगर तुमने रोशनी का नाम भी लिया तो मैं तुम्हें जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी पुलिस के हवाले कर सकता हूँ, मगर तुम मेरी रोशनी की बहन के पति हो, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना। रुद्र ने अपनी लाल होती आंखों से उसको घूरते हुए कहा। वहीं उसकी बातें सुनकर मोहित की नजरें झुक गई थी। फिर उसके बाद वो संभल कर वहां से निकला और अपने घर चला गया, उम्र भर का पछतावा लेकर। रुद्र और रोशनी की शादी हो गई। मोहित भी संध्या के साथ उनकी शादी में शामिल हुआ था, लेकिन काफी शर्मिंदा और डरा डरा सा था। रोशनी बहुत खुश थी रुद्र को पाकर। वो खुद को दुनिया की खुशकिस्मत लड़की समझ रही थी। उसके बाद वो रुद्र के साथ हाथ में हाथ डाले नए सफर के लिए निकल पड़ी थी। शादी के 1 हफ्ते बाद वो दोनों अमेरिका आ गए। रुद्र ने हेमा जी को उनके गांव में छुड़वा दिया था। वो भी अब अपनी बची हुई जिंदगी गांव में रहकर गुजारना चाहती थी। अमेरिका में पहुंचकर रुद्र ने अपना पारिवारिक बिजनेस संभाल लिया था, जो काफी टाइम से उसका पीए संभाल रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि रोशनी बहुत परेशान रहने लगी। उसके पेट में एक पाप पल रहा था। इन दिनों में उसने इस पर ध्यान देना ही छोड़ा हुआ था।
अब जब अपनी लाइफ में वो सेट हो गई तो उसने इस पर ध्यान दिया। वो इस बच्चे की माँ नहीं बनना चाहती थी, मगर वक्त गुजर चुका था कि ऐसा होना मुश्किल था। टाइम आगे सरका और रोशनी ने एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया, मगर रोशनी के दिल में उसके लिए कोई ममता न जागी। उसकी हालत को देखते हुए रुद्र ने ही उस बच्चे को अपनी छांव दी। रोशनी उस बच्चे को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देती थी। रुद्र ने उसको बहुत समझाया, पर रोशनी ने कभी उसको अपनी छांव ना दी। यहाँ तक कि उसके हर छोटे बड़े काम भी रुद्र अपने ही हाथों से करता था। जब ही तो वो बच्चा अपने डैड के करीब होता गया। रोशनी उस बच्चे को एक माँ का प्यार ना दे सकी। उस बच्चे का नाम भी रुद्र ने रखा, ऋषभ रुद्राज सिंह चौहान। इस बच्चे के बाद रोशनी और रुद्र के प्यार की निशानी इस दुनिया में आई। इस बार भी उसने बेटे को जन्म दिया। तब पहली बार रोशनी को माँ बनने का एहसास हुआ और वो बहुत खुश हुई। अब तो बस रोशनी का सारा प्यार अपने इस बेटे ऋषि के हिस्से में डालने लगी थी। रोशनी जो थोड़ा बहुत ऋषभ का ध्यान रख लेती थी, अब और ज्यादा उससे दूर होती चली गई। ऋषभ 3 साल और ऋषि 2 साल का हो चुका था। बढ़ते वक्त के साथ उन बच्चों के नेचर बने। जहाँ ऋषि शरारती था, वहीं ऋषभ के स्वभाव में खामोशी ही खामोशी आ गई। हालांकि रुद्र उसको अपने सगे बेटे से ज्यादा मानता था, वो भी उससे ही अटैच था। पर रोशनी को ऋषि से प्यार करता देखकर वो भोली सी सूरत लेकर उसको देखने लग जाता था। रुद्र भी अब रोशनी को समझा समझा कर थक गया था। आखिर उसने भगवान पर छोड़ दिया था कि अब वो ही कुछ कर सकते हैं। रोशनी रुद्र के सीने पर अपना सर रखे उसको बहुत प्यार और ध्यान से देख रही थी। जब रुद्र ने उसको देखकर पूछा, रुद्र क्या हुआ मैडम, ऐसे क्या देख रही हैं आप? रोशनी, आपके चेहरे पर एक खास रोशनी है जो मैंने किसी और के चेहरे पर नहीं देखी। रुद्र उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और उसको अपने ऊपर लेटाते हुए उसके होठों को अच्छे से चूमने के बाद बोलता है, रुद्र ये मेरे जुनून इसकी की रोशनी है। उसकी बात सुनकर रोशनी चुप हो जाती है। वाकई रुद्र के इश्क ने उसके अंदर एक गुरूर पैदा कर दिया था। वक्त थोड़ा और आगे सरका, दिन गुजरने लगे। तभी रुद्र को पता चला मोहित काफी बदल गया था। अपनी जॉब पर टाइम से जाता और आता, साथ ही संध्या का ख्याल रखता था। उसने सब ऐप छोड़ दिए थे। वहीं अब संध्या भी बदल गई थी। उनको अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। संध्या बच्चा पैदा करने के काबिल ना थी। जब रोशनी को ये सब पता चला तो उसको अफसोस हुआ। फिर अचानक ही उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। एक अजीब सा ख्याल आया। उसने बड़ी हिम्मत से इस बारे में रुद्र से मशवरा किया। तो रुद्र पहले तो आपे से बाहर हो गया, फिर 3 से 4 दिन बाद पता नहीं कुछ सोचकर रुद्र तैयार हो गया। इंडिया आकर रोशनी ने घर पर सबके सामने अपना ख्याल मोहित और संध्या को बताया तो वो दोनों खुशी से पागल हो गए। संध्या तो ममता की प्यासी ही थी। तभी तो उसने रोशनी के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर देना रोशनी, मैंने कभी तुम्हें वो प्यार ही नहीं दिया जिसकी तुम हकदार थी। तभी तो भगवान ने मेरी गोद सूनी कर दी। उसके बावजूद तुम मुझे अपने दिल के टुकड़े को सौंप रही हो। संध्या की बात सुनकर दीपक और सानवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं वो दोनों अपनी दूसरी बेटी की बात सुनकर गर्व महसूस करते हैं। संध्या और मोहित को ऋषभ मिल गया था। वहीं संध्या ने 3 साल के ऋषभ को अपनी ममता की छांव में ले लिया था। इधर रोशनी दिल में सुकून सी पा रही थी। ऋषभ जिसका खून था उसके पास पहुंच गया था। मोहित ने उसको अपना बेटा समझकर कबूल करके खूब प्यार किया था। सब अपनी अपनी लाइफ में खुश और सुकून से थे। रोशनी और रुद्र वापस अमेरिका चले गए थे, पर जाते जाते रुद्र की आंखों में आंसू जरूर थे, पर उसको यकीन था अब उसके ऋषभ को माँ और बाप दोनों का प्यार मिल सकेगा। उसके लिए तो उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर हामी भरी थी। रोशनी जानती थी मोहित के लिए यही सजा बहुत है कि वो कभी ना जान सकेगा कि ऋषभ उसका अपना खून है। प्यार तो होना ही था। ये छोटी सी कहानी मेरी यहीं पे समाप्त करती हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।